अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here your केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस फीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम ओवरव्यू के लिए जो आप लोगों को एक टेस्ट प्रोवाइड किया था 40 एमसीक्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल, उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक की डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने इस टेस्ट को अभी तक सॉल्व नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसकी पीडीएफ की लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वहाँ पे जाकर टेस्ट को पहले सॉल्व करें और जो पहले 20 क्वेश्चन की डिस्कशन है उसकी लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि विच फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपने ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक ही होता है। हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो हम लोग ये नहीं कहते कि ये स्टैटिक हो चुका होता है, रुक चुका है। डायनामिक का लफ्ज़ी मतलब होता है अभी तक जारी है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से जारी होता है। हमें देखने को ऐसा लगेगा कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है, दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम रेट के ऊपर जो है हमारे पास हो रहे होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। बीटा के अंदर कहता है कि कैटलिस्ट अल्टर्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट ना ही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकता है, ना ही हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। 40 ऑप्शन के अंदर कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में बी अटेन्ड फ्रॉम एनी साइड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, चाहे आप लोग रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करें चाहे प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करें, केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों साइड से अटेन किया जा सकता है। फिर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम के ऊपर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो फर्दर चेंज नहीं होती इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू सी और टी बनाते हैं। तो यहाँ पे उसने के सी की वैल्यू दी है हमें 2 और के आर की वैल्यू दी है 0.5 और के एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो हमारे पास के सी होता है वो इक्वल होता है के एफ ओवर के आर। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है, उसने हमसे के एफ की वैल्यू पूछी है, तो सिंपली के सी को आप के आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, एक हमारे पास 2 है और दूसरा 0.5, तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोलबिलिटी ऑफ ए जी आई डिक्रीजेज बाय। ए जी आई को जब आप लोग डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास ए जी पॉजिटिव बनेगा और साथ में हमारे पास आई नेगेटिव जो है वो बन रहा होता है। अब सोलबिलिटी डिक्रीज होने का जो ताल्लुक होता है वो हमारे पास कॉमन आयन से हुआ करता है। आपने इनमें से देखना है कि कौन सा ऐसा साल्ट होगा जिसके अंदर हमारे पास कॉमन आयन जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। तो हमारे पास NaCl के अंदर एक सोडियम प्रोड्यूस होता है और एक क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। तो इनमें से कोई भी कॉमन आयन जो है वो हमारे पास नहीं है। बीटा ऑप्शन के अंदर देखें कि HI है। HI किस किस में डिसोसिएट होगा, वो हाइड्रोजन आयन में और आयोडाइड आयन के अंदर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। इसी तरह से जो KI है वो भी डिसोसिएट होगा पोटाशियम आयन प्लस आयोडाइड आयन। तो इन दोनों में जो है वो हमारे पास आयोडाइड आयन जो है वो कॉमन है। मीन टू से कि दोनों के दोनों जब आपस में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो बजाय से इसके कि जो सोलबल होना शुरू हो जाए, वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो सोलबिलिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो पी के डिफरेंस जो है वो हमारे पास बिटवीन टू एसिड ए और बी जो है वो 2 है। तो एसिड विद ग्रेटर पी के ए इज़, तो पी के का एसिडिटी के साथ हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर ग्रेटर पी के की वैल्यू उसने कहा है मीन टू से कि हमारे पास वीक एसिड होगा। तो ये जो स्ट्रॉन्गर वाली 2 ऑप्शन है ये तो हमारे पास एक्सक्लूड जो है वो यहाँ से हो जाएंगी। मीन टू से कि वो वीकर ही होगा। कितना वीकर होगा वो मैंने आपको बताया था 10⁻⁴ आप लोग कैलकुलेट कर लें एक्स क्या होगा यहाँ पे जो भी आपके पास डिफरेंस होगा। तो 10⁻² जो है वो हमारे पास 100 आ जाता है। मीन टू से कि एसिड विद ग्रेटर पी के जो होगा वो 100 टाइम्स होगा। और चूंकि ग्रेटर पूछा है तो ग्रेटर अगर पी के होगा तो वो वीकर एसिड होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 100 टाइम वीकर जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द गिवन रिलेशन। NH3 का 1 मोल है जो 1.5 मोल है वो हमारे पास हाइड्रोजन के और हाफ मोल जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन का मौजूद है। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो हमारे पास ठीक होगा। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 होंगे माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 3/2 1.5 के इक्वल होता है और 1/2 0.5 के इक्वल होगा। तो दोनों को सम करते हैं तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो मीन से डेल्टा एन की वैल्यू आती है हमारे पास -1। तो जो के पी होगा वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा के सी आर टी डेल्टा एन, और डेल्टा एन की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। अब आर टी -1 को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के पी इज इक्वल टू के सी ओवर आर टी। और अगर आप के सी को इधर ही रखें और आर टी को उठा के इधर ले जाएं तो के सी इज इक्वल टू के पी इंटू आर टी जो है वो आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा। मीन से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होगा।
अल्फा के अंदर कहता है पी एच प्लस पी एच जो है वो 14 के इक्वल हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये राइट ऑप्शन। फिर कहता है कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14, तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन है। और जब भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 10⁻⁻14। अब कहता है कि पी ओ एच जो होती है वो हमारे पास 14 माइनस लोग एच पॉजिटिव। अब एक बार याद रखें कि हमारे पास पी एच प्लस पी ओ एच जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 14 के, और अगर उसने आपसे पूछा है पी ओ एच, तो जो पी ओ एच होगा वो हमारे पास इक्वल होगा 14 माइनस पी एच के। तो जो P का मतलब होता है वो हमारे पास नेगेटिव लॉग होता है, तो पी ओ एच जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 14 इंटू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 14 प्लस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लिखा है, तो इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कहता है कि पीएच ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज। अब हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर का और पीएच का आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी पीएच जो थी वो हमारे पास 7 थी, तो अब हम लोग देखते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास क्या होगा। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी पीएच जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर का और पीएच का आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो हमारे पास पीएच जो होगी वो लेस देन 7 आ जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फिनिश टू नेगेटिव इज। जब भी आपको वो कोई भी चीज़ दे और उससे आपसे पूछता है कि इसका एसिड जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, तो एसिड के लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना होता है कि उसके अंदर एक हाइड्रोजन को ऐड करना होता है और एक +1 चार्ज को जो है वो ऐड करना होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड जब भी आप लोगों ने देखनी होती है, तो जो भी आपके पास कंपाउंड गिवन होगा उसके अंदर आप लोग एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे और दूसरा जो है वो +1 ऐड करेंगे। तो NH2 नेगेटिव है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया NH3 नेगेटिव। दूसरी चीज़ मैंने आपको कही कि इसके अंदर +1 ऐड करेंगे तो -1 और +1 ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। मीटर से आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास NH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है विच सोल्यूशन काजेज द प्रेसिपिटेशन व्हेन एडेड टू PbBr2। तो किस सोल्यूशन को हम लोग ऐड करेंगे हमारे पास प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाए, मतलब उसकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। इन कॉमन आइन इफेक्ट आपने इनमें से देखना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि कॉमन आइन प्रोड्यूस कर सकता है लाइक PbBr2। तो PbBr2 के अंदर हमारे पास दो जो है वो Pb के आइन बनेंगे और साथ में हमारे पास जो है वो ब्रोमाइड आयन बन रहे होंगे यहाँ पे। तो जो डेल्टा ऑप्शन है HBr, इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो ब्रोमाइड आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रोमाइड आयन होगा ये हमारे पास एक्ट करेगा एज अ कॉमन आयन, और ये जो होगा वो रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, जिसकी वजह से PbBr2 की जो है वो प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। तो HNO3 क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, मिनरल एसिड HCl HNO3 H2SO4 ये मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। CH3CNO ये हमारे पास एक साल्ट है। H2S हमारे पास एक वीकर एसिड होगा, जबकि NH4OH जो है वो हमारे पास एक बेस होगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 2A+3 भी हमारे पास 3C+2D बनाते हैं। रिएक्शन विल मूव इन डैश डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो आप रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल देखें, ये 5 है, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी 5 है। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल होंगे तो हमारे पास प्रेशर चेंज करने से किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास 2x+y और 2z बनाते हैं, वैल्यूज़ आर गिवन एज। अब उसने सबसे पहले आप लोग यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी के एक्सप्रेशन के अंदर क्या आता है कि हमारे पास जी का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स का भी स्क्वायर आ जाएगा और साथ में हमारे पास जो है वो वाई आ जाता है। तो जब आप जी का स्क्वायर पुट करेंगे तो जी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3, तो इसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स है वो हमारे पास 2, तो इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा इंटू वाई। और केसी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है वो हमारे पास है 2.25। तो अगर आपने y को फाइंड आउट करना है तो y को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे और 2.25 को इस तरफ ले आएंगे। तो 2.25 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि y साइड पे हम लोग ले जाते हैं और 2.25 जो है वो हम लोग इस तरफ ले आते हैं। तो जब आप 4 को 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ही आंसर आएगा। तो 9/9 जो है वो आपके पास आंसर जो होगा वो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो मीन से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं कि हमारे पास N2+CO2 है और NO2 बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहता है। कहता है इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ NO और CO2 कितनी है, वो 4 मोलर है और 0.9 मोलर है, और इक्विलिब्रियम के ऊपर CO की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 0.8 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc। तो अब हमारे पास रिएक्शन देखिए उसने क्या दिया, उसने कहा कि N2 है और वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, वो हमारे पास CO2 के साथ कंबाइन कर रहा है और उसने बनाया है NO2+CO। जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, N2 की कंसंट्रेशन 4 मोलर थी, CO2 की कंसंट्रेशन थी हमारे पास 0.9 मोलर,
और ये दोनों जो थे वो हमारे पास 0 0 मौजूद थे। और जब इक्विलिब्रियम का टाइम आता है तो कहता है ये हमारे पास जो CO है ये हमारे पास 0.8 बना है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 0.8 बना है, इसका एक मोल था, NO2 का भी एक ही मोल बनेगा 0.8। और जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड होते हैं उनमें से जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बनी होती है वो हम लोग डिक्रीज कर देंगे, तो 4 - 0.8 जो है वो यहाँ पे हमारे पास 3.2 आ जाएगा। इसी तरह से 0.9 में से अगर आप लोग 0.8 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास जो आंसर होगा वो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो कंसनट्रेशन मौजूद है। सिंपली इसको केसी के एक्सप्रेशन के अंदर आप लोगों ने पुट करना है। तो केसी के अंदर अगर हम लोग NO2 की वैल्यू पुट करें तो वो 0.8 और CO की भी 0.8, तो ये हमारे पास 0.8 का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 0.1 आ जाएगा हमारे पास। तो 0.8 का स्क्वायर अगर हम लोग पॉइंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 8 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कहते हैं pH ऑफ 1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज़ 4, व्हाट इज़ इट्स Ka वैल्यू। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो pH दी गई है, कहता है कि वो हमारे पास 4 है। तो अगर आप लोगों को pH गिवन है तो pH से आप लोग हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास pH 4 है तो जितनी भी pH पॉजिटिव के अंदर होती है, अगर वो वहाँ से आपसे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पूछता है तो सिंपली आप लोग 10⁻⁻ pH कर देंगे। तो यहाँ पे pH की वैल्यू कितनी है, वो 4 है। मीन टू से कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो हमारे पास 10⁻⁻4 होगी। आपसे पूछा गया है Ka वैल्यू आपने बतानी है, तो इसके लिए फार्मूला ही होता है कि हमारे पास जो भी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हो वो इक्वल होगी हमारे पास √Ka इंटू एच से मुराद है कि ये आपके पास जितनी भी इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होती है। तो ये हमारे पास 10⁻⁻4 है और के आपने फाइंड आउट करना है, और एच ए जो कि गिवन आपको वैल्यू है वो कितनी 1 मोलर है। तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। और अगर आपने के ए सिंपल फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ आप लोग स्केल ले लेंगे, तो यहाँ स्केल लेने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻⁻4 का अगर आप लोग स्केल लेंगे तो आपके पास 10⁻⁻8 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाता है। फिर कहता है कि pH ऑफ 1 मोलर मोनोबेसिक एसिड जब 4 है, इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो अभी हमने पिछली स्लाइड के ऊपर फाइंड आउट की है कि 10⁻⁻ इसका रिलेशन होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो। तो यहाँ पे हमारे पास pH की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 4 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁻4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं pKb वैल्यू जो है 4.8 है, pKa वैल्यू क्या होगी। तो pKa प्लस pKb जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 4.14 के। तो यहाँ पे उसने हमें क्या दिया, उसने पी के बी की वैल्यू दी है। पी के कैलकुलेट करना है तो 14 - 4.8 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.2। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है H2 + I2 2HI बनाता है। Kp वैल्यू जो है वो हमारे पास 50 है। STP से हमारा दी है कि 1 ATM। कहता है कि इसकी Kp की वैल्यू क्या होगी एट 2 ATM। तो Kp का इफेक्ट पूछ रहा है ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। तो जो कांस्टेंट होते हैं वो सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होते हैं। मीन टू से यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू Kp की है वही हमारे पास STP के ऊपर जो वैल्यू होगा 2 ATM के ऊपर वही होगी। तो जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा है फॉर वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो H हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, pH 7 के इक्वल होगी। Kw जो है वो हमारे पास 10⁻⁻14 के ही इक्वल होती है। और जो Kw होता है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा के अंदर ये वाटर नीचे गिवन है, ये हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं कि वन A + B है और C और D बनाते हैं। जब हम लोगों ने 1 मोल ऑफ 2 रिएक्टेंट को मिक्स किया तो 0.6 मोल ऑफ प्रोडक्ट बने, तो कैसे की वैल्यू आपने बतानी है। तो A + B है और ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे थे, हमारे पास C + D जो थे वो बना रहे थे। अब दोनों का 1-1 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन और C और D 0-0 बन रहे थे। तो जब इक्विलिब्रियम के ऊपर कहता है 0.6 मोल इसका बना, 0.6 मोल इसका, तो A और B में से 0.6 आप लोग माइनस करेंगे तो ये भी 0.4 बच जाएगा और ये भी 0.4 बच जाएगा। अब सिंपली केसी के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करें। 0.6 इंटू 0.6 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट सभी के ख़त्म हो जाएंगे और 6 इंटू 6 है वो हमारे पास 36 आ जाएगा। 4 इंटू 6 है वो हमारे पास 16 आ जाएगा। अगर इसको आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पे 2.25 जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा। कहता है यूनिट्स ऑफ Kp फॉर फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो SO3 किस तरह से बनता है कि SO2 + O2
और साथ में हमारे पास जो है बस 3 वन रही होती है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 2, तो वो आपके पास -1 आ जाएगा। तो केपी का यूनिट फाइंड आउट करनी हो तो एटीएम इंटू इसकी पावर जो है वो डेल्टा एन होती है। डेल्टा एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो एटीएम की पावर जो है वो हमारे पास -1 आ चुकी होगी।